हेलो फ्रेंड। आज का जो हमारा जो डिस्कशन रहने वाला है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ऊपर रहने वाला है। क्लियर है। और इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हम मेनली एसएससी जेई जो एग्ज़ाम है उसमें हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं और फाइनल सिलेक्शन ले रहे हैं, उसके ऊपर हमारा डिस्कशन रहने वाला है। इसके पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रकाश दुबे है। मैंने एमटेक आईआईटी दिल्ली से कंप्लीट किया है और मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का अगर हम बात करें तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैंने 2 बार यूपीएससी का मेंस दिया हुआ है और 2 बार बीपीएससी का मेंस भी दिया हुआ है। और साथ में अगर मैं टीचिंग अपना एक्सपीरियंस का बात करूं तो लगभग 5 साल तक मैंने जो एसएससी जेई का मेंटरिंग किया हुआ है। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम है एसएससी जेई में, तो इसका सिलेबस क्या होता है, इसका पैटर्न क्या है, क्या इसकी कट ऑफ्स रहती हैं और क्या हमारी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। क्लियर है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एक पैटर्न देखते हैं कि इस एग्ज़ाम में ये एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराया जाता है, कितने स्टेज में होता है, और उसमें भी हम लोग अलग अलग सेक्शन वाइज में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारा जो एसएससी जो जेई का एग्ज़ाम है तो ये 2 स्टेज में कंडक्ट होता है। 2 स्टेज कौन कौन सा है? एक तो हमारा हो गया जिसको कि हम प्रीलिम्स भी बोल सकते हैं या पीटी भी बोल सकते हैं उसको, या हम इसको पेपर 1 भी बोल सकते हैं। इसको जनरली पेपर 1 के नाम से जाना जाता है। ये हमारा सेम लाइक अ पीटी एग्ज़ाम होता है। पीटी एग्ज़ाम में क्या होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं और उसमें हमें टिक करना रहता है, और उसमें जब हम लोग क्वालिफाई करते हैं तो देन अगेन जो सेकेंड पेपर होता है जिसको बोल सकते हैं या मेंस पेपर बोल सकते हैं, उसमें हम लोग रिटन करते हैं। और देन पेपर 1 के जो मार्क्स होते हैं और पेपर 2 के जो मार्क्स होते हैं, दोनों के बेस पर एक कंबाइंड कटअप निकाला जाता है जिससे हमारा सिलेक्शन इंश्योर होता है। तो देखिए, तो दो क्या हो गया, 2 स्टेज। एक तो हमारा पेपर 1 हो गया और दूसरा जो हमारा हो गया वो पेपर 2 हो गया। जो पेपर 1 हमारा होने वाला है ये बेसिकली ये 200 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स, और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 2 आवर का होता है। और अगर हम पेपर 2 का बात करें तो ये तो 300 मार्क्स का होता है और इसका भी जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर ही होता है। बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो पेपर 2 वाला जो रहता है ये हमारा रिटेन होता है। रिटेन मतलब कि मेंस पेपर होता है, और ये प्योरली टेक्निकल इन नेचर होता है रिटेन, और इसमें केवल हमारा टेक्निकल पूछा जाता है। जबकि जो हमारा पेपर 1 होता है तो पेपर 1 में टेक्निकल भी होता है और साथ में हमारा जीएस का भी पोर्शन होता है। तो अगर हम लोग पेपर 1 को फर्दर और क्लासीफाई करें तो इसमें हम लोग एक सेक्शन बोल सकते हैं कि टेक्निकल का होता है, टेक्निकल सेक्शन होता है, और दूसरा जो सेक्शन होता है वो नॉन टेक्निकल का होता है। ठीक है। टेक्निकल में क्या होता है कि हमारा 100 क्वेश्चंस रहते हैं और 100 मार्क्स इसमें अलॉटेड रहता है। क्लियर है। जबकि नॉन टेक्निकल में भी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें भी 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स रहेंगे। बट नॉन टेक्निकल को फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं, यानी कि नॉन टेक्निकल में क्या हमारा होने वाला है, एक तो हमारा होने वाला है जनरल अवेयरनेस, जिसको जीए भी बोल सकते हैं या इसको जीके भी बोलते हैं, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस या जीके, जनरल नॉलेज। और दूसरा जो होता है हमारा जनरल इंटेलिजेंस या जनरल रीजनिंग भी वो इसको बोलते हैं, रीजनिंग भी बोलते हैं। तो इसमें भी अगर हम देखिए तो देखिए टोटल टेक्निकल कितने का होने वाला है, 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन। क्लियर है। अब उसमें भी जो जीके होता है वो 50 क्वेश्चन होता है 50 मार्क्स का, और जो जनरल इंटेलिजेंस होता है या रीजनिंग का जो पेपर सेक्शन होता है उसमें भी 50 क्वेश्चन होते हैं और वो 15 मार्क्स के रहते हैं। क्लियर है। तो अब देखिए, ये एसएससी जेई का एक पैटर्न हो गया। इस पैटर्न में हमने क्या डिस्कस किया कि दो स्टेज में ये पेपर कंडक्ट होता है। एक पेपर 1 हो गया जो कि 200 मार्क्स का पेपर रहेगा, 2 आवर का रहेगा, और इसका जो मोड रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा।
ये ऑब्जेक्टिव की तरह होने वाला है। तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ निगेटिव मार्किंग भी रहता है। जो निगेटिव मार्किंग होता है वो -1/3 होता है। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन क्वेश्चन का गलत जवाब देते हैं तो आपका 1/4 मार्क्स को डिडक्ट कर लिया जाता है। ठीक है। अब अगर हम पेपर वर्क का फर्दर एनालिसिस करें तो ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। तो देखिए मैं यहाँ पे जो ये वीडियो लेक्चर बनाने का जो मेन पर्पज़ है कि जो हमारे जैसे स्टूडेंट होते हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड से आए होते हैं, उनका तो टेक्निकल वाला पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, उसमें वो बहुत अच्छा, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत साल तक उस चीज़ को पढ़े हुए रहते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम भी दिए रहते हैं। तो ये वाला पोर्शन में तो ये बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। लेकिन उनका सबसे जो कम या लो स्कोरिंग, जिसके कारण कि कभी कभी उनका सिलेक्शन ना हो पाता है, उसका मेन रीज़न होता है नॉन टेक्निकल पोर्शन। क्योंकि वो इसके पहले वो कभी भी इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे ही नहीं पाते हैं कि हमें नॉन टेक्निकल भी उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। यही जो ऐसे स्टूडेंट जो कि एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और उनका कहीं ना कहीं टेक्निकल बैकग्राउंड होते हैं, तो उनके लिए ये एसएससी जेईई एग्ज़ाम निकालना आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है इसका भी मैं रीज़न बताता हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा क्वालिफाई भी किए हैं। देखिए कहीं ना कहीं वो टेक्निकल पढ़े हुए हैं, मतलब उनका टेक्निकल बैकग्राउंड रहा है, और ये जो टेक्निकल पोर्शन रहता है वो ज़्यादा डीप में नहीं पूछता है। जैसे कि गेट का एग्ज़ाम देखिए आप, या जो ईएससी का एग्ज़ाम देखिए, क्लियर है। इसमें जो टेक्निकल होता है वो बहुत ही कोर एरिया से पूछा जाता है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन एसएससी जेईई में क्या रहता है कि अगर आप एक बार सिलेबस का ओवरव्यू किए हैं तो आप 100 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन तो आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। बाकी जो कट ऑफ लाने के लिए जो रहता है थोड़ा और रिगरस मेहनत करें तो आप 20 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन तो सफिशिएंट रहता है कि अगर आप टेक्निकल में स्कोर कर लेंगे। तो सोचिए अगर वो स्टूडेंट जिसका बैकग्राउंड बस टेक्निकल है और थोड़ा सा मेहनत करके जब वो 60 ला सकता है, क्लियर है, तो थोड़ा और मेहनत करेगा तो ऑब्वियसली वो 80 तक पहुँच जाएगा। और अगर वो एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहा है तो उसका ये वाला पोर्शन तो ऑटोमेटिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, तो वो कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। क्लियर है। तो हमारा मेन पर्पज़ ये है कि वैसे स्टूडेंट जिनका कि बैकग्राउंड जो टेक्निकल रहा है और ये वाले पोर्शन वो कभी टच नहीं कर पाए हैं, तो कैसे इस भी पोर्शन में भी वो जैसा टेक्निकल में अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, वो यहाँ भी अटेम्प्ट कर सके, इसके ऊपर हमारा मेन फोकस रहने वाला है। यानी कि हमारा इस जीके और जीए के ऊपर में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और हम फाइनल सिलेक्शन लें। क्लियर है। तो होप आपको ये जो पैटर्न है वो क्लियर हो गया होगा कि जो पेपर 1 है 200 मार्क्स 2 आवर ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है। इसमें भी 2 सेक्शन में हम डिवाइड कर सकते हैं। टेक्निकल जहाँ पे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए आते हैं, जबकि नॉन टेक्निकल भी 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें 50 जो क्वेश्चन रहते हैं वो जनरल अवेयरनेस के रहते हैं, और जो 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं वो रीजनिंग के रहने वाले हैं। क्लियर है। तो देखिए ये वाला पोर्शन का तो हम लोग डिस्कशन अलग से करेंगे कि ये इलेक्ट्रिकल के लिए टेक्निकल हम कैसे तैयार करें और उसमें भी किस पर्टिकुलर टॉपिक का वेटेज ज़्यादा रहता है। सेम सिविल के लिए भी हम डिस्कस करेंगे, मैकेनिकल के लिए भी करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा डिस्कशन है जो कि तीनों ब्रांच के लिए, इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल, तीनों के लिए ये जो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है वो कॉमन रहने वाला है। तो इस कॉमन पोर्शन में और हमारे जो टेक्निकल स्टूडेंट हैं वो कैसे इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक अच्छा स्ट्रेटजी बना के इसको कवर कर लें, उसके ऊपर हम लोग मेनली फोकस करेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट आते हैं कि हमारा जो जीके और या जीए का है वो सिलेबस क्या रहने वाला है, या वो क्या क्या मेन पॉइंट रहता है जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाते हैं। देखिए आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि मैं सारा चीज़ को कवर कर लूँ। ऐसा सिलेक्शन लेंगे तो आप हो सकता है कि आप 5 साल तक भी तैयारी करें, वो कभी सिलेबस तो पूरा हो ही नहीं पाएगा। सबसे जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनका क्या स्ट्रेटजी रहता है, उनका स्ट्रेटजी ये रहता है कि कैसे मैं मिनिमम चीज़ को पढ़ के मैक्सिमम इनपुट दे सकूं। अब वो कहाँ से मिलेगा, वो आपको हम लोग जैसे एक्सपीरियंस जो टीचर रहते हैं वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं कि हाँ जीके में ये लिस्टिंग कर रहा हूँ, ये वाला जैसे पॉलिटी में भी है कि आप उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल में भी ये वाला आर्टिकल पढ़ लो,
ये अमेंडमेंट देख लो, जिसके कि पूछे जाने की क्वेश्चन ज़्यादा है। नहीं तो अदरवाइज आप पॉलिटी में जाओ तो यूपीएससी लेवल का भी पढ़ लोगे तो वो कम पड़ जाएगा। बट हमारे जो जैसे जो टीचर रहते हैं उनका यहीं पे इम्पोर्टेंस आ जाता है कि कैसे आप कम पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को स्कोर कर सकते हो। क्लियर है? तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग डायरेक्ट ये जो जनरल अवेयरनेस है तो इसका क्या क्या इसके अंदर जो मेन टॉपिक आता है जिसको कि हम कवर करके ज़्यादा से ज़्यादा गुड स्कोर कवर कर सकते हैं। अब अगर मैं इसमें भी बात करूं कि अगर ये 50 मार्क्स में जितना यहाँ पे हम लोग अगर टॉपिक को लिस्टिंग करेंगे उससे आप आराम से 35 प्लस मार्क्स यहाँ से आप स्कोर कर सकते हो। और हम लोग एज ए इंजीनियर हमारा ये जो रीजनिंग वाला या जनरल इंटेलिजेंस वाला पोर्शन रहता है, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, वो आप आराम से अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो 40 प्लस मार्क्स को आप यहाँ से आराम से अचीव कर सकते हो। अगर आपका रेगुलर मेहनत कर रहे हो और अगर आप मतलब कि इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए डेडिकेटेड हो तो अगर आप यहाँ से देखिए तो दोनों से मिला के आपने कितना स्कोर कर लिया, अराउंड 100 में 75, जो कि एक बहुत ज़्यादा गुड स्कोर माना जाता है 75 स्कोर करना। क्लियर है? और यहाँ टेक्निकल इतना इजी रहता है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो इवन कुछ लोग तो यहाँ पे 95 तक 90 तक आराम से क्वेश्चन मतलब कि नंबर लेके आते हैं। बट एक एवरेज देखा जाए, एक एवरेज स्टूडेंट भी अगर वो एक साल तक लगातार अच्छे से तैयारी करता है तो 80 और 85 तक पहुंच जाता है। तो अगर इन दोनों मार्क्स को अगर हम कंबाइन करें तो एक सेफ स्कोर पहुंच जाता है जिससे कि वो पेपर 1 को ईजिली क्वालिफाई कर देता है। तो ये तो अभी आने वाले क्लासेस में और हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ये टेक्निकल में भी और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। पहले हम लोग आज की क्लास में यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे क्या मेन टॉपिक हमारा होने वाला है और उसमें भी हमें कैसे प्रिपेयर करना है। क्लियर है? तो चलिए तो हम लोग ये जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है इसमें ये वाले पोर्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं। उसमें भी सबसे पहले हम लोग ये जो जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है इसमें हम डिस्कस करते हैं कि क्या मेन टॉपिक है और इसमें क्या इसका वेटेज होगा। हमारे पास एक एनालिसिस भी है जिसमें हमने ये भी डिस्कशन किया हुआ है कि एक ओवरऑल ये जो 4-5 साल में कौन से टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस वाले टॉपिक से। तो देखिए जो जनरल अवेयरनेस वाला टॉपिक में जो पोर्शन है उसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो होता है हमारा करंट अफेयर का। करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा, क्योंकि देखिए आज के हर एक एग्ज़ाम, यूपीएससी हो गया, बीपीएससी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, पीएससी का हो गया, कोई भी जहाँ पे जीके जीएस का पोर्शन जहाँ भी रहता है उसमें इसका जो करंट अफेयर का जो वेटेज है ये बढ़ गया है। अब आप बोलेंगे कि क्यों इसका वेटेज है, इसके पीछे भी लॉजिक है कि आप जस्ट सोसाइटी में क्या चीज़ें हो रही है, नई नई क्या हैपनिंग हो रही है, नए नए क्या टेक्नोलॉजी की खोज हो रही है, उसके बारे में आप अवेयर रहें। ये पर्टिकुलर एसएससी आपको चाहता है कि आप इसके बारे में अवेयर रहें। एक अच्छा सिटीजन के लिए भी ये ज़रूरी है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, क्या नई नई चीज़ें चेंज हो रही है, उसके बारे में अवेयर रहें। तो जनरल अवेयरनेस में जो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो करंट अफेयर का रहेगा। क्लियर है? तो इसको हम लोग कैसे तैयार करेंगे, पहले अभी हम लोग एक लिस्टिंग लिख लेते हैं कि ये जनरल अवेयरनेस में क्या क्या मेन हमारे टॉपिक्स आएंगे, फिर हम लोग इसका स्ट्रेटजी देखेंगे कि कहाँ से हमें इसको कवर करना है। ठीक है? तो ये हमारा करंट अफेयर हो गया। देन जो दूसरा जो मेन इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है आपका साइंस। ये साइंस में भी हमें क्या क्या पढ़ना होगा, साइंस में भी हमें सबसे ज़्यादा वेटेज देना होगा बायोलॉजी पे। यानी कि जो 6 से लेके 10th तक की बुक होती है एनसीईआरटी की, उसको हम लोग थोरोली पता होना चाहिए, या उसमें जो जो टॉपिक हमारा मेंशन रहेगा वो पूरा चीज़ यहाँ पे बायोलॉजी में हमें कवर करना है। साथ में हमें फिजिक्स के बारे में पता होना चाहिए और केमिस्ट्री। क्लियर है? तो अगर मैं वेटेज भी अगर साथ में बताते जाऊं तो देखिए, अगर जनरल अवेयरनेस में 50 मार्क्स का अगर है या 50 क्वेश्चन है तो जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है इसमें अराउंड 12, देखिए एकदम एवरेज तो हम नहीं बोल सकते हैं कि 12 to 13, मतलब एक वेरी करता है, लेकिन अगर एक एवरेज लें तो अराउंड इसमें जो 50 में से ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चन जो रहते हैं वो करंट अफेयर से पूछे जाते हैं।
अगर हम साइंस वाले पोर्शन से बात करें तो देखिए इसमें बायोलॉजी वाला पोर्शन का जो रहता है वेटेज ज़्यादा रहता है। अराउंड अगर साइंस में अगर 15 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन तो डायरेक्ट बायोलॉजी से आएंगे और बाकी जो 5 क्वेश्चन रहेंगे वो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिला के आएंगे। मतलब अब हमें भी जब साइंस पढ़ने की जब हम कोशिश करेंगे तो हमारा सबसे पहला वेटेज रहेगा कि कैसे हम लोग बायोलॉजी के ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन को कवर करें। क्यों? क्योंकि वो हमें ज़्यादा वेटेज देने वाला है। तो साइंस में भी हमारा फर्स्ट वेटेज क्या हो जाएगा? बायोलॉजी का हो जाएगा और वो अराउंड इससे कितना क्वेश्चन हमारा कवर होगा? 15 to 70। अब आपको दिख रहा है कि अगर आप ये 2 टॉपिक को ही अगर ये जनरल अवेयरनेस में अगर आप कवर कर लेते हैं तो अराउंड आपके 50% मार्क्स तो यहीं पे कवर हो गए। क्लियर है? तो अब हम लोग आपको गाइडेंस करेंगे कि करेंट अफेयर में भी आपको कौन से पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है, साइंस में भी बायोलॉजी में भी कौन कौन से पोर्शन को ज़्यादा ध्यान देना है, यहाँ पे आपको गाइडेंस काम आने वाली है। देन अगर हम थर्ड टॉपिक की बात करें तो वो हमारा हो जाएगा जियोग्राफी और इसके साथ में अभी देखिए इतना ये कोरोना वायरस क्या है एक्चुअली एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि इट इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ पोल्यूशन। तो यहाँ पे आप कहीं भी देखिएगा कि पेरिस क्लाइमेट डील और 2 कंट्री आपस में लड़ रहे हैं कि कैसे हम क्लाइमेट चेंज को कम करें। अभी आप लोग देखे होंगे कि बोलते हैं कि 2021 में ये दुनिया रहेगी ही नहीं। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि इतना ज़्यादा पोल्यूशन लेवल बढ़ गया है। तो हर एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि जो अभी इन्वायरमेंट वाला जो सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो बढ़ गया है। इवन आप तो ये भी पता होगा कि जो 12th के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें एक अलग से इन्वायरमेंट टॉपिक कि सारे स्टूडेंट एटलीस्ट इन्वायरमेंट के बारे में अवेयर रहें, वो हर चीज़। तो एस्पिरेंट से भी हर जो बोर्ड होता है वो मतलब कि उम्मीद करता है कि हमारे एस्पिरेंट भी उसके बारे में जाने, कैंडिडेट भी उसके बारे में जाने। तो अब इसका वेटेज बढ़ गया है। तो अगर हम दोनों ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट पोर्शन को अगर एक साथ लें तो इसमें अराउंड हमारे 8 क्वेश्चन के अराउंड ये क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। क्लियर है? यानी करेंट अफेयर, साइंस, ज्योग्राफी अगर इन सबका मिला ले तो 35 क्वेश्चन हमारा ये 3 टॉपिक में ही कवर हो जाता है। अब इसके बाद जो टॉपिक बचते हैं उसमें आपका पॉलिटी हो गया, नेक्स्ट जो हो गया हमारा इकोनॉमिक्स हो गया और नेक्स्ट इसके बाद वाला टॉपिक जो है हमारा हिस्ट्री हो गया। तो अगर इन तीनों टॉपिक में तो अराउंड कभी कभी वेरी करता है लेकिन एक एवरेज अगर हम माने तो इन तीनों टॉपिक्स में मिला के 15 क्वेश्चन यहाँ से कवर होने वाले हैं। क्लियर है? और देखिए ये जो हमने करेंट अफेयर रखा है यहाँ पे करेंट अफेयर जो पोर्शन रखा है तो इसमें साथ में हम यहाँ पे एक स्टैटिक जीके भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब आप ये बोलेंगे स्टैटिक जीके क्या है, इसमें क्या क्या टॉपिक आएंगे? जब हम इसको और डिटेल में इनलार्ज करेंगे तो हम लोग पोर्शन देख लेंगे। जैसे जो डांसेस होते हैं, 8 क्लासिकल डांस हो जाए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो जाए, उसके कौन मेन जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, उनसे रिलेटेड, या हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अलग अलग अवार्ड देती हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखिए वो कहीं ना कहीं स्टैटिक जीके करेंट में रहता है कि कोई मान लीजिए आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया तो उनको गवर्नमेंट ने कोई अवार्ड दिया तो वो न्यूज़ में आ गए, तो उनके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर अगर आप ये देखें कि कोई बुक रिलीज हुआ या हमारे जैसे मान लीजिए जो फ्रीडम फाइटर हैं जो उन्होंने अलग अलग बुक लिखे हैं, महात्मा गांधी हो गए, उनके भी अलग अलग बुक हैं, ठीक है, और हमारे सुभाष चंद्र बोस हो गए, तो कहीं ना कहीं वो अलग अलग बुक या स्लोगन लिखे हुए हैं। तो इन स्लोगन जैसे ही वो न्यूज़ में आएंगे करेंट अफेयर में तो उनके ऊपर वो पूछेगा। तो इसलिए हम स्टैटिक जीके और करंट अफेयर को एक साथ मतलब कंबाइन कर सकते हैं कि जो कोई चीज़ें पुरानी हुई हैं और वो अगर न्यूज़ में आ जाती हैं तो उसको आप करंट अफेयर भी बोल सकते हो या स्टैटिक जीके भी बोल सकते हो। तो वहाँ से ये हमारा लगभग 12 मार्क्स कवर होने वाले हैं। 15 मार्क्स हमारा साइंस से कवर होने वाले हैं, 8 मार्क्स ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से कवर होने वाले हैं। और अगर आप इन सारा चीज़ों को मिला दें तो 35 क्वेश्चन तो हमारा यहीं पे कवर होने वाले हैं। और बाकी ये जो 3 टॉपिक हैं इसमें हमें 15 मार्क्स। तो ऐसा हमें नहीं करना है कि ये वाला पोर्शन हमें छोड़ देना है, क्योंकि अगर आप बात करें पॉलिटी में भी तो पॉलिटी में भी अब हम देखेंगे कि 4 या 5 टॉपिक हैं और उसका एक अच्छे से अगर हम कंपाइलेशन आपको दे दिया जाए तो आप आराम से ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो, या एटलीस्ट 3-4 तो आप कर ही लोगे।
वही सेम केस इकोनॉमिक्स के साथ भी है। तो अभी हम लोग ये जो टॉपिक हमने लिखा हुआ है, तो अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन हम लोग नेक्स्ट जो है नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इनको और इनलार्ज करके देखते हैं कि इनमें और क्या क्या हमें सब टॉपिक्स क्लासिफाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग ये जो जनरल अवेयरनेस है, तो इसमें भी जैसे जो करंट अफेयर है, तो अगर मैं आपको बात करूं कि करंट अफेयर में भी तो इसमें हम कौन से टॉपिक पे ज़्यादा वेटेज दें, तो सबसे पहले मैं आपको करंट अफेयर के बारे में बात करूं तो देखिए करंट अफेयर में भी हमें क्या कौन से टॉपिक को ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है कि अगर अभी कोई भी समिट होते हैं, समिट मतलब कि जैसे बोल लेते हैं कि ब्रिक्स का समिट यहाँ पे हुआ, इंडिया ने कंडक्ट कराया, ब्राज़ील ने कंडक्ट कराया या रसिया ने कंडक्ट कराया, तो ये जो अलग अलग समिट हो गए, या फिर G7 कंट्री, G20 कंट्री, इनका समिट कहाँ पे हुआ, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ब्रिक्स का ये वाला कौन सा सेशन था और उसने कहाँ पे कंडक्ट किया और उसका थीम क्या था। तो हमें करंट अफेयर में क्या मतलब कवर करना होगा कि अलग अलग जो समिट हो रहे हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं और उनकी थीम क्या होने वाली है। और क्या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अलग अलग जो पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट करती है। जैसे कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि अभी जो इलेक्शन कमीशन है उनको अपॉइंट किया गया, तो डायरेक्ट नाम पूछ देगी कि ये नए कौन है, या फिर जो अलग अलग कमीशन है, या फिर जो आपके CBI के डायरेक्टर हो गए, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, जो अपने फाइनेंस कमीशन हो गए उनके कौन मतलब अगर अभी रिसेंट में अपॉइंटमेंट होगा तो उनके बारे में पूछ देंगे। अभी हमारे नए जो CJI हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको अपॉइंटमेंट किया गया है, तो उनका नाम क्या है, उनका टेन्योर कितना होने वाला है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट जो मेन पोस्ट का अपॉइंटमेंट होने वाला है, इसरो के चीफ, DRDO के चीफ, इन सारे लोगों का जो अपॉइंटमेंट होता है वो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। या कोई हमारे जैसे मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, या कोई भी जो हायर अथॉरिटी है, स्पीकर हो गए, अगर उनके द्वारा या कोई बहुत बड़े राइटर के द्वारा कोई नया बुक रिलीज़ किया जाता है तो वो बुक के नाम पूछ देता है कि उनको किसके द्वारा मतलब रिलीज़ किया गया है या उसका क्या थीम रहा है। स्पोर्ट्स से भी यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे अलग अलग जो जैसे टेनिस का ही होता है, बैडमिंटन का ही होता है, ओलंपिक ही होगा। तो अभी देखिए कोरोना तो है, तो ऑब्वियसली वो जो ओलंपिक होने वाला है हमारा वो कैंसिल हो मतलब कि चांसेस अभी बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे स्पोर्ट्स में भी जो अलग अलग हैं कि कहाँ पे कंडक्ट हुआ, किसने जीता, कौन विनर है, उसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये मेन टॉपिक होते हैं जहाँ से करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है? तो वो हम लोग इसको कवर करेंगे। देन अगर हम इसके बाद अगर स्टैटिक जीके का बात करें सेकेंड टॉपिक में, तो स्टैटिक जीके में हम बात कर सकते हैं, स्टैटिक जीके का अगर हम बात करें तो इसमें जैसे देखिए इंडिया में जो अलग अलग टाइप का जो डांसेस हैं, उसके बाद फिर डांसेस में भी जैसे क्लासिकल सॉन्ग, इसके बारे में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, इसके बारे में क्वेश्चंस बन सकते हैं। या फिर जो हमारे फ्रीडम फाइटर जो हैं उनके द्वारा कोई बुक लिखा गया है, या वो फ्रीडम फाइटर ने अगर कोई स्लोगन दिए हैं तो वो डायरेक्ट स्लोगन दे देगा और पूछेगा कि ये किसने मतलब ये किसका स्लोगन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक जीके में बनते हैं। क्लियर है? और ज़्यादा क्वेश्चन ये कोशिश करिएगा कि जो न्यूज़ में हो, जो डांस बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में हो या बहुत ज़्यादा न्यूज़ में किसी को फोकस किया गया, या प्रधानमंत्री या फिर जो हायर ऑफिशियल हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, ये लोग अगर किसी पर्टिकुलर डांस या कोई फेस्टिवल, देखिए डांस यहाँ पे फेस्टिवल भी हो गया, तो अगर वो फेस्टिवल को अटेंड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये हमारा स्टैटिक का हो गया। देन अगर हम लोग साइंस का बात करें तो साइंस में भी अगर हम लोग बायोलॉजी का बात करें तो देखिए बायोलॉजी में
सेल के बारे में हमें डिटेल में पता होना चाहिए, जो डिजीज होती हैं अलग अलग वायरस है उसके बारे में पता होना चाहिए। देन और अगर हम लोग डिस्कस करें यहाँ पे तो जैसे जो विटामिन्स होते हैं उनके जो अलग अलग सोर्स होते हैं, या विटामिन ए की कमी से क्या होता है, उसका मेन सोर्स क्या है, विटामिन सी की कमी से, ये सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर इसके बाद जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, क्लियर है, तो बॉडी के जो अलग अलग पार्ट होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है वो हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये हो गया, ये तो हो गया हमारा बायोलॉजी। जियोलॉजी में भी जो फाइलम हो गए, मतलब जो पादप जीव होते हैं, क्लियर, उनका भी क्लासिफिकेशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर ये पोर्शन आप कर लेंगे तो 10 में से हो सकता है कि आप 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से आप कवर कर लें, क्लियर है। वैसे ही अगर मैं फिजिक्स का बात करूँ तो फिजिक्स में जो अलग अलग इन्वेंशन है, यूनिट के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, क्लियर है। तो ये 2 चीज़ तो बहुत फेमस होते हैं, बाकी जब हम लोग ये वाला पोर्शन देखेंगे तो और भी मेन बट ये 2 तो करके ही जाना है, क्लियर है। उसके अलावा और भी क्वेश्चन जब जो मतलब जो मेन टॉपिक होंगे उसको भी हम लोग कवर करेंगे। देन अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, देखिए यहाँ पे वो क्वेश्चन लिखा जा रहा है जिसको कि छोड़ना ही नहीं है, वो तो करके ही जाना है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम तो 50 में 30 to 35 क्वेश्चन इजीली स्कोर करेंगे। बाकी अगर हमें और लाना होगा तो हमें और डिटेल में जाना होगा। अगर मैं केमिस्ट्री का बात करूं तो केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल होता है, एलॉय हो गया, जो अलग अलग जो एलॉय होते हैं उसमें क्या कंपोजिशन होता है, ये टॉपिक 2 हमारे इसमें इंपॉर्टेंट है, उसमें क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि देखिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने, 2 या 3, तो अगर हम 2 टॉपिक भी करके जाएं, और यहाँ पे ऑब्वियसली 4 से 5 टॉपिक आने वाले हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है कि इनको तो छोड़ के ही नहीं जाना है, इतना भी कर लेते हैं तो हमारा साइंस वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। अब अगर हम लोग 4th जियोग्राफी का बात करें, जियोग्राफी और इन्वायरमेंट दोनों एक साथ चलता है। तो अगर हम इसमें बात करें तो देखिए हमारा जो है रिवर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लियर है, माउंटेन के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद जो अलग अलग वाटरवे, देखिए अभी मोदी गवर्नमेंट जब से आए हैं, देखिए हमारे सड़क के ऊपर आप लोग देख ही रहे कितना ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो अब हमारा कहीं ना कहीं पैटर्न शिफ्ट हुआ है कि कैसे हम नदी जो है वो कैनाल है उसको यूज़ करेंगे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और उसमें बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। पहला तो कॉस्ट का हमारा बेनिफिट होता है, जो ट्रक के ऊपर जो रोड के ऊपर जो कंजेशन है वो भी कम होता है। तो अभी नए नए वाटरवे, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बन रहे हैं कि ये जो अलग अलग वाटरवे, जैसे नेशनल वाटरवे 1 इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक, तो ये पूछ देगा कौन से रिवर वे हैं और कहाँ से कहाँ तक। वैसे ही जो नेशनल वाटरवे 2 है वो हमारे ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है, जो 3rd है वो केरला में है, क्लियर है। तो वहाँ पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ये 1 कौन से स्टेट से होके पास होती है, 2 कौन से स्टेट से होती है, 3 कौन से स्टेट से होके पास हो रही है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ वाटरवे पे हमारा बन सकते हैं। और इसके अलावा जैसे जो अलग अलग जो डैम होते हैं कि कौन से रिवर पे है और कौन से स्टेट में आता है, डैम हो गया। और फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नेशनल पार्क हो गया, जो भी चीज़ें न्यूज़ में रहेंगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि ये कहाँ पे कौन से स्टेट में मतलब ये पर्टिकुलर सिचुएटेड है। तो देखिए यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये वाला पोर्शन करेंट अफेयर में भी कवर हो जाएगा कि जो न्यूज़ में रहेगा उसके ऊपर उनका फोकस रहेगा वाइल्ड लाइफ। अब वैसे तो देखा जाए तो नेशनल पार्क 105 है, तो क्या मैं उसको याद रखेंगे, इनका लिस्टिंग करेंगे तो 1000 में भी आ जाएगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो न्यूज़ में रहेगा करेंट मतलब न्यूज़ में रहेगा नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, क्लियर है। और अगर हम इन्वायरमेंट में बात करें तो अगर कोई क्लाइमेट समिट होता है तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, क्लियर है। तो ये हमारा ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का बात हो गया। अब अगर हम लोग पॉलिटी का बात करें तो देखिए यहाँ पे पॉलिटी का आ जाएगा 5th पॉइंट। अगर हम पॉलिटी का बात करें तो देखिए पॉलिटी में गिन के 4 या 5 टॉपिक है, जहाँ पे अगर 5 क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 4 क्वेश्चन तो आप कवर कर लेंगे अगर इन टॉपिक को आप कवर कर लेते हैं। जैसे जो हम जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसमें अलग अलग कमेटी बनी थी, तो उस कमेटी के मेन कौन कौन से चेयरमैन हैं उनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। मतलब
अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल, और ये कुछ ज़्यादा नहीं है, 4-5 ज़्यादा 10 से 12 हैं। अगर वो 10 के 12 से, जैसे यूनियन कमेटी है तो जवाहरलाल नेहरू थे, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ड्राफ्टिंग कमेटी तो BR अम्बेडकर थे। तो ये लिस्टिंग है, 10 से 12 लिस्टिंग होगा, उसको अगर हम लोग कर लेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक्चुअली बोला जाता है कि इट इज़ बोरो फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट, मतलब अलग अलग देश से हमने जो उनके अच्छे अच्छे फीचर्स है वो लेके और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हैं। तो जैसे बोल देगा कि हम लोग फंडामेंटल राइट कहाँ से लेके आए हैं, तो वो USA से हमने लेके आए हैं। एक होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वो हमने ब्रिटिश से लिया हुआ है। ठीक है। एक लिस्ट होता है, कॉन्करेंट लिस्ट होता है, क्लियर है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। तो ये अलग अलग, तो देखिए इसमें भी मुश्किल से अगर मैं आपको बताऊं तो एक चार्ट के फॉर्म में हमारे पास एक पेज का एक चार्ट रहेगा, उसको हम लोग कवर कर लेंगे। लिबर्टी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, ये फ्रांस से लिए, तो ये सारा चीज़ को अलग अलग कंट्री कौन से हैं और उससे क्या क्या फीचर्स लिए हैं सबका तीन याद कर लेंगे। वो मेरे ख्याल से 10 से 20 लिस्टिंग बनेगा। तो वहाँ से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा कि सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि कहाँ से हमने क्या क्या लिया है। देन जो हमारे फंडामेंटल राइट है, जैसे देखिए सबरीमाला जो इशू हमेशा ही न्यूज़ में रहता है, क्लियर है, तो इसके ऊपर, या चाइल्ड लेबर से रिलेटेड होता है। तो कुछ जो फेमस आर्टिकल्स हैं जो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आते हैं उसको अगर हम लोग कवर कर लें कि जो करेंट में रहेंगे उसको, साथ में कुछ हम लोग अमेंडमेंट कर लें। जैसे अमेंडमेंट में अगर हम लोग बात करें तो 99 जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी से रिलेटेड था, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। फिर आपका GST अमेंडमेंट आया 101 से, क्लियर है। 103 से जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले हैं उनको रिजर्वेशन देने की बात आई है। तो ये जो अलग अलग जो करेंट में जो अमेंडमेंट हुए हैं, और जैसे 86 अमेंडमेंट था उसमें जो एजुकेशन है उसको फंडामेंटल राइट आर्टिकल 20A के अंतर्गत इसको डाला गया था। तो इसमें अगर देखिए अभी तक टोटल तो 104 के आसपास अमेंडमेंट हो गए, लेकिन 104 पूरे याद नहीं रखने हैं। ज़्यादा मुझे लगता है कि अगर 15 से 20, अगर आप 15 से अमेंडमेंट, और वो भी क्या नाम रखना होगा, 44 अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है। तो अगर इस तरीके से 10 से 12 या मैक्सिमम 20 बनेंगे वो अमेंडमेंट अगर हम कर लेते हैं तो यहाँ से भी हमारा एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। देखिए तो वेटेज कितना है 5 क्वेश्चन का। अगर एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक क्वेश्चन अमेंडमेंट से बनता है। और जो फेमस जैसे जो टेन्योर होता है, टेन्योर जो होता है कि जैसे हमारे प्रेसिडेंट हैं उनका टेन्योर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, गवर्नर का टेन्योर क्या बोलता है, चीफ इलेक्शन कमीशन का क्या बोलता है, फाइनेंस कमीशन का क्या बोलते हैं। तो इस तरीके से ये 10 बॉडीज़ हैं। तो ये 10 बॉडी, तो मुझे लगता है कि ये वाला पोर्शन अगर आप एक सप्ताह या ज़्यादा 10 से 15 दिन भी अगर आप प्रैक्टिस करो, 10 से 15 दिन, तो आराम से आप इसमें 5 में से 4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। देखिए वैसे देखा जाए तो पॉलिटी ऑब्वियसली अगर आप UPSC या BPSC का एग्ज़ाम दोगे तो ये अथाह है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन हमारे एग्ज़ाम में सबसे अच्छी चीज़ है कि इन्हीं 4 या 5 टॉपिक के ऊपर कन्फाइन रहते हैं, जो कि बहुत ही सिंपलेस्ट टॉपिक्स में से इनको गिने जाते हैं, जो आराम से आप एक सप्ताह 10 दिन में एक अच्छे गाइडेंस में आप इन पर्टिकुलर टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। तो आप 5 नंबर से कम 4 तो आप इन्हीं 4 टॉपिक से आप ऑब्टेन कर सकते हो। यहाँ से ये जो 8 क्वेश्चन है, इतना सारा अगर आप कवर कर लिए तो मैं आपको बताता हूँ कि 6 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसमें जो 15 नंबर का है 10 नंबर आप कर पाएंगे। और ये करंट अफेयर हम लोग पढ़ते रहेंगे तो उसमें 12 में से हम लोग मोस्टली ज़्यादा कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा कवर कर सकें। तो यहाँ तक हमारा ये हो गया। अगर मैं आपको इकोनॉमी का बात करूँ तो मैं यहीं पर डिस्कस कर लेता हूँ कि इकोनॉमी में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो जैसे इकोनॉमी में भी जैसे हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, जैसे कुछ जो टर्म्स रहते हैं जो न्यूज़ में रहते हैं, जैसे GDP क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, क्लियर है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रॉस इनकम क्या होता है। तो ये जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं, जो मुश्किल से 10-15 टेक्निकल टर्म्स होंगे,
फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसमें कुछ 10-15 हम लोग लिस्टिंग कर लेंगे, वो टेक्निकल टर्म को वो देख लेंगे, वहाँ से एक क्वेश्चन हमारा बन जाएगा टेक्निकल टर्म से। उसके बाद जो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन का बात करेंगे, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है पूछेगा तो फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड है। व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है तो मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। पिंक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है तो वो ओनियन के है। येलो रिवॉल्यूशन तो हम लोग ऑयल का ज़्यादा, अब देखो उसको कैसे याद भी रख सकते हैं। सरसों क्या होता है, पीला होता है, और जो सरसों पीला होता है तो वही फेमस होता है तेल में, तो इसलिए उसको येलो रिवॉल्यूशन हमने डाला है। किसके लिए, येलो रिवॉल्यूशन ऑयल के लिए। अब मीट क्या होता है, जनरली रेड होता है, ओबियसली होता है रेड, तो अब मीट प्रोडक्शन मतलब रेड कलर मीट का होता है, तो रेड रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू मीट। तो इस तरीके से अलग अलग जो रिवॉल्यूशन है कि ग्रीन, ब्लू हमारा पानी कैसा होता है, ऊपर से देखेंगे तो ब्लू दिखाई देता है समुंदर, तो ब्लू रिवॉल्यूशन, तो ये फिशरीज और मरीन से रिलेटेड है। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन में कुछ 10 रिवॉल्यूशन आ जाएगा। सिल्वर हो गया, वाइट रिवॉल्यूशन, तो इस तरीके से इनका मतलब अल्टीमेटली करना क्या है, ये इकोनॉमिक्स तो है बहुत बड़े, लेकिन गिने चुने टॉपिक है जिनको कि अगर हम एक कंपाइलेशन के फॉर्म में और एक सही गाइडेंस में अगर हम इसको तैयारी करें तो आराम से इसमें हम लोग 5 में से 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही सकते हैं। इतना तो हम आपको गारंटी दे सकते हैं। हिस्ट्री में भी हमें क्या करना है, हिस्ट्री तो इतना बड़ा है, एंशिएंट है, मिडवल है, मॉडर्न है, तो क्या हमें सब पढ़ना है? जी नहीं, हमें क्या क्या पढ़ना है, जो मेन डेट है, मेन जो हमारा डेट है और जो मेन मूवमेंट है, जैसे कब हमारा स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था, 1905 में हुआ था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में आया था। जलियांवाला बाग भी उसी समय हुआ था। CDM सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 के आसपास हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था। तो जो मेन मूवमेंट है, कुछ 4 या 5 मूवमेंट होंगे, उनके बारे में। फिर हमारे महात्मा गांधी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, गांधी जी, उनसे रिलेटेड जो मेन है, उनकी बुक के बारे में और उनका कुछ जो अलग अलग जो कुछ फेमस डायलॉग है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो अगर हम इतना पोर्शन कर लेते हैं और साथ में अगर हम एंशिएंट का बात करें तो अलग अलग जो डायनेस्टी है, तो इन डायनेस्टी के कौन मेन संस्थापक रहे हैं, उनका टेन्योर क्या रहेगा। तो अगर ये 4-5 टॉपिक कर लें तो उसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हिस्ट्री में भी हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए हमने अभी तक क्या देखा कि जीए जो जनरल अवेयरनेस है उसमें कौन कौन से मेन टॉपिक होने वाले हैं, और इन पर्टिकुलर टॉपिक में भी डिटेल में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए कितना मतलब कम पढ़ के हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए ये सारे पोर्शन को अगर आप सीरियसली तैयारी करते हैं अंडर द गाइडेंस, तो आप इसको 1 से 1.5 महीने में आराम से कवर कर लेंगे। और फिर उसके बाद आपका क्या रहेगा, उसको जितना ज़्यादा आप रिवाइज करके उन चीज़ों को आपके दिमाग में बैठा सकते हैं। तो 2 महीने का है 50 मार्क्स में 35 लाने के लिए। अगर 2 महीने आप रगड़ के मेहनत करते हैं, 2 से 2.5 महीने, तो आप आराम से, मैं इंश्योर करता हूँ कि 35-50 में आप जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन में तो ला ही सकते हैं। क्लियर है। तो ये हमारा जो नॉन टेक्निकल का फर्स्ट पोर्शन हो गया। अब हम लोग जो उसके बाद का जो जनरल इंटेलिजेंस वाला या रीजनिंग वाला पोर्शन है उसके बारे में भी एक ब्रीफ में, इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन उसके बाद हम लोग उसके बारे में भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि क्या क्या मेन टॉपिक है। और देखिए उसमें जैसे यहाँ पे तो हमारा वेटेज क्लियर था कि 12, 15, 8, 5 आ रहा था, वहाँ पे कोई वेटेज नहीं होता है, किसी से भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा। और उसमें भी लिमिटेड 10 क्वेश्चन है, मतलब 10 टॉपिक है। हर टॉपिक में अगर आप एक दिन भी अगर आप देते हैं, या एक दिन में मान लीजिए 2 या 3 दिन भी देते हैं, तो 10 टॉपिक हैं। आप 3 से 4 महीने में उसमें भी एक अच्छा कमांड ला सकते हैं। और वो तो देखिए मैं ये मानता हूँ कि वो हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि एज ए टेक्निकल स्टूडेंट अगर हम रीजनिंग वाला पोर्शन अगर नहीं करें तो फिर हम तो
क्या ही करेंगे फिर तो वो मतलब कि टेक्निकल लेना फिर बेवकूफ़ी हो जाएगा, ऐसा मैं बोलूँगा। तो अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसको बाकी और नॉन टेक्निकल स्टूडेंट के कंपेयर में हम उसमें और ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि वो भी हमारे जो जनरल रीजनिंग में क्या मेन टॉपिक रहने वाले हैं। तो चलिए, होप आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा जो जनरल रीजनिंग वाला पोर्शन है उसमें क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं। तो देखिए, इसमें तो ऐसा कोई वेटेज नहीं है, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं गिने चुने 10 के आसपास कुछ टॉपिक्स हैं। अगर हम उसको कवर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम इसमें आराम से चीज़ों को स्कोर कर सकते हैं। जैसे देखिए, इसमें जो सबसे फेमस होता है वो आपका होता है सिटिंग अरेंजमेंट। ये टॉपिक को आप लिख लीजिए, लेकिन जब हम लोग ये वाला पोर्शन को कवर करेंगे तो एक एक टॉपिक को लेंगे, उसके ऊपर बहुत डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं हमारा एक, और इसमें भी क्या ट्रिक बन सकते हैं वो जब हम लोग क्लास डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम ये देख लेंगे। तो सिटिंग अरेंजमेंट, फिर हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हो जाएगा वो मैट्रिक्स से रिलेटेड होगा। क्लियर है? देन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है? और क्या हमारे हो सकते हैं, टाइम से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो सकते हैं, और वेन डायग्राम से रिलेटेड हो सकते हैं, और पजल से रिलेटेड। तो आई थिंक ये जो मेन जो टॉपिक है वो हमने डिस्कस किया। सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, मैट्रिक्स हो गया, वर्बल रीजनिंग हो गया, नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, टाइम हो गया, वेन डायग्राम हो गया, पजल हो गया। तो ये 8 से 10 और भी 1-2 टॉपिक होंगे जो हम मतलब अगर मैं ये बोलता हूँ कि ये 8 टॉपिक भी अगर हम लोग अच्छे से इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल अगर हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसमें जो 50 में से हैं तो 40 क्वेश्चन के अराउंड तो आराम से हम स्कोर कर सकते हैं। बाकी और भी 1-2 टॉपिक और भी इसमें होगा, वो हम लोग देख लेंगे। बाकी अभी ये जो 8 है वो मेन हमारा टॉपिक है जिसको कि हमें कंप्लीट करना ही है। और ये भी कितना था, जैसे जनरल अवेयरनेस 50 का था तो ये भी 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन। तो इस तरीके से अभी के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि कैसे जो हमारा जो पेपर 1 में जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है जिसका कि वेटेज ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन का है, उसमें जो हमारे टेक्निकल स्टूडेंट है उसको उनके प्रॉब्लम को कैसे हम सॉर्ट आउट करें, कम पढ़ के ज़्यादा स्कोर ले आएँ। क्लियर है? तो अगर ये सारे स्ट्रेटजी को अगर हम फॉलो करें तो हम 100 में से मिनिमम 75 मार्क्स, जो कि एक बहुत ही गुड स्कोर होता है एज अ नॉन टेक्निकल, क्योंकि वो बहुत ही अथाह है। आप टेक्निकल में बहुत ज़्यादा स्कोर ला सकते हैं, लेकिन इसमें अगर आप 75 प्लस ला रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं अगर आपका टेक्निकल अच्छा है, आप सिलेक्शन जो पेपर 1 में है वो ले रहे हैं, और पेपर 2 तो प्योरली टेक्निकल है। तो जब आपका टेक्निकल अच्छा है तो कहीं ना कहीं आप लिस्ट में हैं, आप इतने मान को अब मतलब श्योर हो जाइए। तो अगर मैं ये 75 पोर्शन मतलब 75 मार्क्स लेके आ रहा हूँ तो इट इज़ अ गुड स्कोर। क्लियर है? तो ये रहा हमारा पैटर्न और सिलेबस के बारे में। और अगर मैं लास्ट में जाते जाते अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूं तो कट ऑफ देखिए, अभी तो कुछ रिसेंट चीज़ें में चेंज हुआ है, लेकिन एक ओवरऑल एक कट ऑफ हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए, जो पेपर 1 है और एक हम लोग कंबाइंड करते हैं कि पेपर 1 प्लस पेपर 2,
तो देखिए प्रीवियस ईयर में जो मैकेनिकल का अगर हम बात करें तो वो अराउंड 150 के आसपास स्कोर गया था, लेकिन इसके पहले का अगर हम प्रीवियस ईयर का बात करें, ये मैं बताता हूँ 2019 का, इसके पहले अगर हम आए तो वो एक एवरेज 130 टू 140 वेरी करता था। ये 2017-18 का एक एवरेज बोल सकते हैं कि बिफोर 2018 में जो एवरेज मार्क्स होता था, अगर मैं 200 में 130 से 140 के बीच में स्कोर कर रहा हूं तो मेरा पेपर 1 क्लियर हो जाता था। पिछले बार 2019 में ये थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज हो गया था। अब इंक्रीज होने के लिए बहुत सारे नंबर्स और फैक्टर रहते हैं, लेकिन ठीक है, अगर हम वहां से 75 स्कोर करते हैं और टेक्निकल में अगर हम 80 के अराउंड कर लेते हैं, 80 आ जाएगा। अगर आप रियल में, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं, आप 80 स्कोर कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम वो सिलेक्शन ले पाएंगे वहाँ पे, क्लियर है। और ज़रूरी नहीं है कि ये 150 गया है तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये डिक्रीज भी हो सकता है, वो पेपर के लेवल के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्लियर है। तो ये पेपर 1 का अराउंड रहा है, लेकिन ये जो डिस्कशन था, ये जो कटअप था बेसिकली, वो आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए था। सबसे अच्छा तो सिविल में है। सिविल का जो कटअप होता है देखिए 107 से लेके, अगर मैं 2018 में बात करूं तो ये 107 से लेके वेरी करता था 115 तक। पिछले बार इसका भी कटअप थोड़ा हाई चला गया था 123, बट फिर भी इसके कंपेयर में तो बहुत ही कम है, क्लियर है। यानी कि आपको 60% के अराउंड मार्क्स लेके आने हैं। ये सिविल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं पेपर 1 को क्वालिफाई करने के लिए। और जब हम लोग कंबाइंड बात करें कि अगर हमें कितना सिलेक्शन लेना है, तो देखिए बिफोर 2018, क्योंकि इसी का अभी तक डेटा अपने पास है, तो ऑलमोस्ट 300 के आसपास अगर आपका 500 में मार्क्स आ रहा है तो आप लिस्ट में हैं। 310 के आसपास ले लीजिए, क्योंकि एक्चुअली नंबर 104 के आसपास था, तो 310 के आसपास मान लीजिए, क्लियर है। और वही सिविल में तो बहुत ही कम, अगर आप 50% मार्क्स लेके आ रहे हैं 250 के अराउंड, 245 एग्जैक्टली था, मतलब 250 अगर 500 में आप लेके आ रहे हैं तो आप फाइनल लिस्ट में हैं। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि सिविल के लिए कितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए नहीं है, आप मेहनत करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन थोड़ा सा इनका कटअप ज़्यादा रहता है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर देखिए यहाँ 15 मार्क्स बढ़ा है तो यहाँ ज़्यादा क्या हो सकता है, यहाँ ज़्यादा ये हो सकता है कि इसका कटअप बढ़ के 300 मैक्सिमम 30 तक जाए, 500, तो भी ये बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब कि ऐसा बहुत टफ नहीं है, आप स्कोर कर सकते हैं। और सिविल का बात करें तो ये इंक्रीज होकर 270 तक जाने वाले हैं। तो इतना तो हम लोग आराम से स्कोर कर सकते हैं अगर हम लोग एक प्रॉपर स्ट्रेटजी से अपने प्रिपरेशन को जारी करें, मतलब स्टार्ट करें। तो ठीक है, तो ये रहा मेरा एक एसएससी जेईई का एक पूरा एनालिसिस कि क्या इसका पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है, और क्या उसका एक प्रीवियस ईयर का कट ऑफ का पैटर्न रहा है, क्लियर है। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट जो भी क्लासेस होगा तो उसमें हम लोग टेक्निकल के ऊपर में थोड़ा और डिस्कशन करने की, क्योंकि उसका क्या एक अप्रोच रहेगा तैयारी करने का। ओके, थैंक यू।